Hello everyone. Today we will discuss a very important topic in the field of design and analysis of algorithm, that is asymptotic notations. Asymptotic notations generally यूज की जाती हैं किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करने के लिए। कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जनरल टर्म में डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ नोटेशंस हैं जिनका यूज़ करके हम इजीली किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन कर सकते हैं। एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है या क्या होती है? जब हम किसी भी एल्गोरिथम को रन कराते हैं तो उस एल्गोरिथम को चलने में कितना समय लगेगा, ये डिपेंड करता है आपने उसमें कितना इनपुट दिया है। ये डिपेंड करता है कि उसका हाईएस्ट ऑर्डर टर्म क्या है। मींस जैसे अगर आपने n नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं तो जनरली उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n होगी, और अगर आपने n स्क्वायर दिए हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर होगी। ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक जनरल बात है। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ सम मेथड्स। तो जनरल टर्म को डिफाइन करने के लिए ही कि जनरली किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इस बात को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं। वो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या क्या हैं? वो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं जैसे ओ, बिग ओ, थीटा, ओमेगा, स्मॉल ओ, स्मॉल ओमेगा। हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इनमें से जो तीन है वो जनरली यूज़ की जाती हैं: थीटा नोटेशन, बिग ओ नोटेशन और बिग ओमेगा नोटेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थीटा नोटेशन की। थीटा नोटेशन एकमात्र एक ऐसा नोटेशन है जो किसी भी फंक्शन में उसके लोअर बाउंड और उसके अपर बाउंड दोनों के लिए काम करता है। अब अपर बाउंड और लोअर बाउंड से यहाँ क्या मतलब है? मीन्स किसी भी गिवन फंक्शन की अगर हम बात करें, फंक्शन से यहाँ मतलब है कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे 3n स्क्वायर माइनस 5n स्क्वायर-2, ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में हम n की वैल्यूज़ को पुट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिस पर ये फंक्शन लोअर की तरफ, यानी कि जो इसकी वैल्यू गिवन है उससे नीचे की तरफ जाएगा, और वो कौन सी वैल्यूज़ होंगी n की जिन्हें पुट किया जाए तो ये फंक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि अपर बाउंड की तरफ जाएगा। इसीलिए इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है 0 इज लेस देन इक्वल टू c1 gn इज लेस देन इक्वल टू fn इज लेस देन इक्वल टू c2 gn। यहाँ जो gn वर्ड यूज किया जा रहा है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन कर रहा है। मीन जैसे अगर कोई फंक्शन है 5n² - 3, तो उसका जो gn होगा वो n स्क्वायर होगा। और जो यहाँ C1 और C2 की बात कर रहे हैं वो कांस्टेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट पर डिफाइन करेगी, क्योंकि जो भी हम पॉजिटिव वैल्यूज इसमें पुट करेंगे उनसे जब फंक्शन नीचे की तरफ जाएगा तो वो लोअर कांस्टेंट होगा, और जब फंक्शन ऊपर की तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पर डिफाइन दिखाया भी गया है कि अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो जो n0 है वो n0 डिफाइन कर रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर फंक्शन क्या हुआ, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। तो जब ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ तो वहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स यूज हुए होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे। और जहाँ पर ये फंक्शन नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ है वो कॉन्स्टेंट्स क्या करेंगे, इसका लोअर बाउंड डिफाइन करेंगे। तो वो रिप्रेजेंट किया जाएगा c1 gn से। नाउ एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हेल्प से हमने डिफाइन किया है कि वो एग्जाम्पल है 10n² - 3n। तो देखिए इस पूरे फंक्शन की जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री टर्म है
वो एन स्क्वायर, मीन्स इसकी जो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है वो एन स्क्वायर हो सकती है। लेकिन अलग अलग मशीन्स पर उसके साथ जो कांस्टेंट होगा वो अलग अलग डिफाइन होगा। अगर मशीन बहुत फास्ट है तो वो कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और हो सकती है, और अगर मशीन स्लो है तो उस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और हो सकती है। ऐसे केसेस में मैं जनरली एक जनरल कांस्टेंट का यूज करता हूँ। वो जनरल जो कांस्टेंट होते हैं उन्हीं को ही हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कहते हैं। यहाँ पर मैं जिस एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज कर रहा हूँ वो थीटा नोटेशन है। थीटा नोटेशन मैंने आपको पहले भी बताया, वो दोनों फंक्शंस के लिए काम करता है, मींस अपर बाउंड के लिए भी और लोअर बाउंड के लिए। बाकी और कोई नोटेशन दोनों फंक्शंस के लिए काम नहीं करता है। यहाँ पर n0 कांस्टेंट होगा, मैंने आपको पहले ही बताया। जो हम n की वैल्यूज पुट करेंगे और जिस पर्टिकुलर वैल्यूज पर जाकर ये कंफर्म्ड होगा कि अब यहाँ से ये फंक्शन नीचे की तरफ जाएगा, वो c1 कहलाएगा। और जहाँ पर ये बात प्रूफ होगी कि इस वैल्यू के बाद से फंक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो c2 कहलाएगा। अगर आप इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्टेज पर जाकर आपका फंक्शन अप जाना शुरू कर देगा और एक पर्टिकुलर स्टेज पर जाकर आपका फंक्शन नीचे की तरफ डिफाइन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जहां पर नीचे की तरफ जाना शुरू होगा वो c1 होगा, और जहां पर ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा वो c2 होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन सिर्फ फंक्शन के अपर बाउंड के लिए यूज होता है। मींस गिवन फंक्शन में आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे और वहां से फंक्शन जब भी ऊपर की तरफ जाएगा उसे ही हम बिग ओ नोटेशन कहते हैं। इसीलिए इसकी जो एक्सप्रेशन भी होती है वो एक्सप्रेशन है 0 इज लेस देन इक्वल टू एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी जी एन। यानी कि यहाँ पर जो गिवन फंक्शन है वो हमेशा सी जी एन से छोटा ही होगा। आपको वो वैल्यूज ढूंढनी है एन की जो फंक्शन में पुट की जाए तो फंक्शन हमेशा ऊपर की तरफ जाए, यानी अपर बाउंड की तरफ जाए, कभी भी लोअर बाउंड की तरफ डिफाइन नहीं हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल बताया है, ए एन प्लस बी इज इन ओ एन स्क्वायर। अगर कोई फंक्शन है ए एन प्लस बी और मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर दे रहा हूँ, मीन्स तो फंक्शन इससे नीचे की तरफ कभी भी डिफाइन नहीं होगा। भाई उसकी हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री कॉम्प्लेक्सिटी अगर फंक्शन के हिसाब से देखी जाए तो एन होनी चाहिए, और मैं डिफाइन कर रहा हूँ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर, तो इसके नीचे जाने का कोई मतलब ही डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि एन स्क्वायर एन से बड़ा होता है। यहाँ पर ऐसे ही जैसे अगर कोई फंक्शन दिया गया 3n³ और मैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करता हूँ n की पावर 4, तो उस फंक्शन के नीचे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, वो फंक्शन हमेशा ऊपर की तरफ ही डिफाइन होगा। द नेक्स्ट वन इज ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन लोअर बाउंड के लिए यूज होता है। मींस आपको जो भी कोई फंक्शन दिया गया है, आप उसमें जब भी कोई वैल्यू पुट करें तो फंक्शन हमेशा नीचे की तरफ जाए। तो हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन हमें दिया गया होता है उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पुट करते हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट को ढूंढते हैं जहां से वो फंक्शन नीचे जाना स्टार्ट करता है, यानी कि लोअर बाउंड की तरफ जाना शुरू करता है। उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम n0 कहते हैं। इसकी जो इक्वेशन भी होती है वो भी 0 इज लेस देन इक्वल टू सी जी एन इज लेस देन इक्वल टू एफ एन। यानी कि यहाँ पर जो सी जी एन होगा वो हमेशा फंक्शन से कैसा होगा, छोटा होगा। इसीलिए यहाँ पर ओमेगा नोटेशन का यूज किया जाता है। इसे एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड भी डिफाइन करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, अगर अंडर रूट एन की कॉम्प्लेक्सिटी ढूंढनी हो तो ओमेगा लॉग एन, क्योंकि इससे नीचे ये फंक्शन अब डिफाइन नहीं किया जा सकता। आई होप कि आपको ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस समझ में आई होंगी, क्योंकि हम जनरली जिन नोटेशंस का यूज़ करते हैं किसी भी फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करने के लिए, वो बिग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप बहुत सारी शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की कॉम्प्लेक्सिटी देखते होंगे, ओ एन स्क्वायर, ओ एन लॉग एन, तो हम जनरली ओ का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो क्या होती है,
वो अपर बाउंड के लिए रिप्रेजेंट की जाती है। उससे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स उस एल्गोरिथम में नहीं हो सकते, इसलिए हम जनरली ओ का यूज़ करते हैं। यहाँ एक और बात आप देख रहे होंगे कि इन नोटेशंस का नाम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्यों रखा गया है। तो ये किसी एक एसिम्प्टोट नाम के साइंटिस्ट ने इनका डेफिनेशंस डिफाइन की थी, इसलिए इनका नाम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस रखा गया है। आई होप कि आपको ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।